चीज जो हम यूज करते हैं, चाहे रोटी हो या मोबाइल फोन, उसके पीछे कुछ बेसिक चीजें होती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं उत्पादन के कारक और इन्हीं से प्रोडक्शन पॉसिबल है। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर का ये हम सेकंड टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उत्पादन के कारक। तो चैप्टर का नाम आपको पता है कि उत्पादन और लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और इसका जो टॉपिक है आज का वो है हम उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक क्या होते हैं? अभी हमने लास्ट टॉपिक में हमने कुछ पढ़ा था कि उत्पादन करने के लिए हमें कौन कौन से इनपुट्स लगाने पड़ते हैं, कौन कौन से संसाधन लगाने पड़ते हैं। तो देखिए, उत्पादन के जो कारक वे तत्व होते हैं जिनकी सहायता से वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं। भाई, हम किन्हीं वस्तुओं का निर्माण करना, किन्हीं सेवाओं को बनाना, किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना, उसके लिए हमें कुछ कारकों की आवश्यकता होगी। तो वही होते हैं उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक वो तत्व होते हैं जिनकी सहायता से हम इनका उत्पादन करते हैं, जैसे वस्तुएं बनाते हैं और सेवाएं भी बनाते हैं या सेवाओं का। अब मुख्यतः जो उत्पादन के कारक होते हैं वो हम देखते हैं कि होते कितने हैं। 4 प्रकार के होते हैं, है ना। उत्पादन के कारक कितने होते हैं? 4 प्रकार के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भूमि है, श्रम है, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं और किस प्रकार से इनको हम अपने उत्पादन में उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा भूमि, प्राकृतिक संसाधन है। अब भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि भाई ये प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है, ये तो मनुष्य ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा हमें मिला है, उपहार है, ये गिफ्ट कहते हैं जैसे। तो भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जमीन, पानी, जंगल, खनिज, सूरज की रोशनी, हवा आदि। ठीक है, अब देखिए, जमीन, पानी है, जंगल है, खनिज है, सूरज है की रोशनी है, हवा है, इनको किस मानव ने तो बनाया नहीं है, ये तो हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई है। तो भूमि तो इन प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम अपने उत्पादन में करते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? भूमि जो है, लैंड, ये प्रकृति से प्राप्त होती है, इसको प्रकृति ने दिया है, इसलिए इसकी जो विशेषता है पहली वो क्या होगी? ये प्रकृति से प्राप्त होती है, ये स्थिर स्थानीय होती है। अब भूमि को क्या आप कहीं यहाँ से वहां उठाकर ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। तो ये कैसे होती है? फिक्स होती है, स्थायी होती है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान इसको हम उठाकर नहीं ले जा सकते, है ना। और कोई भी भूमि जितनी है उसको उतनी रहेगी, उसको अलग से हम उसको अपनी मर्जी से उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते। इसकी मात्रा सीमित होती है। अब भूमि की मात्रा कैसी होती है? सीमित होती है, ये बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अभी हमारे देश में भाई जनसंख्या वृद्धि होती है और भूमि की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। ज्यादा लोगों को घरों की जरूरत पड़ती है, अपने उद्योग चलाने के लिए, फैक्ट्रियां चलाने के लिए, दुकानें लगाने के लिए, बहुत सारे सब चीजों के लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भूमि कैसी है? सीमित मात्रा में है, कम मात्रा में है। उदाहरण के लिए खेती के लिए जमीन, कोयला, लोहा, जल स्रोत आदि। अब खेती करने के लिए हमें जमीन चाहिए, है ना, कोयला, लोहा, जल स्रोत आदि के लिए। उदाहरण के लिए हम अगर देख रहे हैं तो भूमि, तो ये प्राकृतिक संसाधन है और ये किस प्रकार से स्थानीय, फिक्स है, प्रकृति से प्राप्त होती है, इसकी मात्रा बहुत सीमित है ना। खेती के लिए हमें जमीन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जल के लिए भी, जल भी हम कहाँ स्टोर रहता है हमारा जो है, वो भी हमारे भूमि में ही रहता है। नदियां हैं, तालाब है, वो सब भूमि के अंदर ही है और उसमें ही जल जो है वो स्टोर रहता है। बहुत सारे खनिज जो है वो भी हमारे भूमि के अंदर से ही निकलते हैं, है ना। तो इसलिए जो उदाहरण के लिए हमने देखा कि भूमि से क्या क्या हमें, भूमि किस किस प्रकार से हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रम। अब मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक या मानसिक, लास्ट टॉपिक में भी हमने देखा था कि भाई जो मनुष्य शारीरिक रूप से एक श्रम करता है, एक मानसिक श्रम का अर्थ ये नहीं होता कि जो शारीरिक रूप से ही किया जाए, कोई मेहनत वाला ही काम किया जाए, है ना। मानसिक रूप से भी श्रम होता है। हम बैठ के कोई कार्य करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, लैपटॉप पे जो भी करते हैं, मोबाइल पे, तो वो सब हमारा मानसिक श्रम हो जाता है। और एक शारीरिक श्रम है जो हम अपने हाथ पैर को, मतलब हम मेहनत करके करते हैं। भाई कोई फैक्ट्री है, वहां पे हम काम करने जा रहे हैं, घर को बनाने में कोई हेल्प कर रहे हैं, कोई उद्योग है वहां हम काम कर रहे हैं, किसी भी चीजों को बना रहे हैं तो हम उसमें जो मेहनत कर रहे हैं। तो एक शारीरिक होता है और एक मानसिक। मानसिक ऐसे दिखाई नहीं देता है पर वो भी श्रम होता है। तो 2 तरह के श्रम होते हैं। अब विशेषताएं जो है ये मनुष्य पर आधारित होता है कि मनुष्य कौन सा श्रम करना चाह रहा है। भाई कौन किसके लिए परफेक्ट है, कि कौन शारीरिक श्रम को, मतलब किसी को शारीरिक श्रम पसंद है, किसी को मानसिक श्रम पसंद है ना। अब
पढ़ना भी जो हो गया वो भी हमारा एक मानसिक श्रम हो गया, हम पढ़ाई करते हैं तो। थकान मेहनत और समय से जुड़ा होता है, उदाहरण किसान का खेत में काम करना। अब जो किसान खेत में काम करता है वो कैसा श्रम है? शारीरिक श्रम है, क्योंकि वहां पे उसके शरीर का ही काम है, वो शरीर अपने शारीरिक श्रम के द्वारा ही खेत में काम करता है, हाथ पैर चलाता है, वहां पे खेतों में जो है जुताई का काम है, कटाई का काम है, सब वो श्रम के द्वारा करता है। मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर आदि, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा शारीरिक श्रम जो है वो थकान, मेहनत और समय से जुड़ा होता है। अब दोनों श्रम जो है वो भी थकान से, मेहनत से और समय, इन तीनों चीजों से जुड़े होते हैं। किसान जो है वो खेत में काम करता है, मजदूर करता है, एक शिक्षक है वो किस प्रकार से अपना पढ़ाकर श्रम कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक श्रम हो गया। डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट देख रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वो भी श्रम हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो होते हैं श्रम होते हैं, एक मानसिक हो गया और एक शारीरिक हो गया। अब पूंजी जो है वो क्या है कि वह मानव निर्मित वस्तुएं जो उत्पादन में उपयोग की जाती हैं। अब पूंजी जो है वो कैसी वस्तुएं हैं? मानव निर्मित, जिसको मानव ने बनाई है, जो मानव के द्वारा बनाई गई है, निर्माण की गई है। विशेषताएं है मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। मशीन है, औजार है, ये मनुष्य बनाता है, इनका निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है, इसलिए इनको मनुष्य द्वारा निर्मित बोला गया है और मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। इसे बचत करके एकत्र किया जाता है। अब जो ये है ना, इसको हम क्या करते हैं? हमें बचत करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे इसको हम एकत्र कर सकते हैं। यह उत्पादन की प्रक्रिया को आसान बनाती है। जो ये क्या करती है, जो उत्पादन हमारा है उसमें हम नए नए टेक्निक, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, औजारों का यूज करते हैं, उसको ये सरल बनाती है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए मशीनें, औजार, भवन, पैसा आदि। मशीन है, औजार है, भवन है, पैसा है आदि, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है और इनको हमें बचाकर रखना है, ठीक है। अब लास्ट है जो हमारा उद्यमिता, वह व्यक्ति जो बाकी तीनों कारकों, ये हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था कि जो तीनों कारकों का जिसके ऊपर लोड होता है, अगर सरल भाषा में हम समझे तो तीनों जो हमने पढ़ा, भूमि, श्रम और पूंजी, तीनों का जिसके ऊपर लोड होता है, तीनों कारकों को मिलाकर उत्पादन करता है। इन तीनों कारकों को मिलाकर उत्पादन करता है और जोखिम उठाता है, वो होता है उद्यमिता। अब जोखिम वो इस चीज के लिए उठाता है कि उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है ना। पूंजी है, भूमि है, श्रम है, ये तीनों कारकों को जो मिलाकर उत्पादन करता है और यही वो जोखिम भी उठाता है। विशेषता ये नेतृत्व करता है, किसी भी चीज का नेतृत्व करता है, यही मतलब मेन होता है। योजना बनाता है और निर्णय लेता है, ये योजना प्लानिंग करता है, योजना बनाता है और कोई भी निर्णय वही लेता है, डिसीजन जो है वो वही लेता है। उद्यमिता लाभ और हानि का जोखिम उठाता है। अभी मैंने आपको बताया कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसके लिए वो प्रिपेयर रहता है, तैयार रहता है, इसका जोखिम उठाने के लिए वो तैयार रहता है, उस जोखिम को वहन कर सकता है। उदाहरण के लिए व्यापार का मालिक, कंपनी का संस्थापक और उद्योगपति। देखिए कोई भी व्यापार चला रहा है तो उस व्यापार का जो मालिक है भाई, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत श्रमिक उसने लगाए, मजदूर लगाए, भूमि खरीदी, पूंजी लगाई, नए नए औजार लगाए, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज किया। इसके बाद मान लीजिए अगर उसको व्यापार में मुनाफा नहीं होता, लॉस होता है, तो फिर तो उसे घाटा हो गया। इस प्रकार उसको प्रॉफिट भी हो सकता है उसमें और उसका जोखिम वही उठाएगा। उसको लाभ मिला तो सही है, अगर उसको लाभ नहीं मिला तो उसके ऊपर ही सब कुछ आएगा, वही लॉस में जाएगा, उसको ही घाटा होगा। कंपनी का जो एक संस्थापक होता है मेन, तो वो भी इस चीज को उठाता है जोखिम को कि भाई कंपनी घाटे में चल रही है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सब उसके ऊपर ही रहता है। उद्योगपति है वो भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है कि भाई अगर हमें चलो प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, लॉस होगा तो भी मैं उसको सहन कर जाऊंगा, वहन कर जाऊंगा, उसको मैं झेल लूंगा, है ना ऐसे। तो इस प्रकार से जो व्यापार मालिक, कंपनी, संस्थापक, उद्यमिता जो होते हैं वो तीनों कारकों को मिलाकर उत्पादन करते हैं और जोखिम उठाने के लिए वो रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस। प्रॉफिट होता है तो भाई अच्छी बात है, जोखिम उठाने की बात नहीं है। लॉस होता है तो जोखिम रिस्क ले लेता है, वो एक रिस्क लेता है कि मुझे लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका फिर एक ही फॉर्मूला आ गया कि भू श्रम है ना, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। इस प्रकार से अगर आप शॉर्ट में याद करेंगे तो इसका जो लॉन्ग है वो याद हो जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से बहुत इजी है, वो आराम से याद हो जाएगा। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमिता है। उद्यमिता इन तीनों कारकों को मिलाकर उत्पादन करता है। क्लियर है। अब उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन के दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो हमारा उत्पादन फलन है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है अल्पकाल शॉर्ट रन और दीर्घकाल लॉन्ग रन के आधार पर। इन दो आधारों पर उत्पादन फलन को बांट दिया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन 101% है कि बनते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज में आए
या फिर लॉन्ग में आए या शॉर्ट में, तो किसी भी रूप से वो पूछेंगे। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन परिभाषा, इसकी जरा हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब कुछ उत्पादन कारक स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं, अल्पकाल की बात हो रही है यहाँ पे, शॉर्ट रन की है ना, कम टाइम की, कि जब कुछ उत्पादन कारक कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं और केवल एक या दो कारकों को ही बदला जाता है ना। लास्ट टॉपिक में भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बात की थी कि अगर इसमें कम से कम एक या दो कारकों को ही हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और दो कारकों को ही बदला जाता है, तो उस स्थिति में उत्पादन फलन को अल्पकालीन फलन कहते हैं। जब कुछ उत्पादन कारक कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना ही है तो या तो एक कारक या तो दो कारक, जैसे श्रम है, श्रम को मान लीजिए हम बदल सकते हैं, ठीक है, श्रम एक की जगह दो कर सकते हैं, दो की जगह चार कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, 6 की जगह 4 कर सकते हैं, 4 की जगह 2, ऐसे तो इन बदला जाता है। लेकिन और इसी स्थिति में उत्पादन फलन को अल्पकालीन कहते हैं, उत्पादन फलन अल्पकालीन कहते हैं। मतलब अल्पकालीन उत्पादन फलन किसे कहते हैं, जो जब कुछ उत्पादन जो है वो स्थिर रहते हैं, उनके कारकों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, उनको बदला नहीं जा सकता, अगर बदलना भी है तो एक या दो कारक बदले जा सकते हैं, तो ये अल्पकालीन उत्पादन फलन है। विशेषताएं, पूंजी, कैपिटल और भूमि जैसी चीजें क्या है, स्थिर रहती हैं। देखिए मशीन और औजार इतना पॉसिबल नहीं है कि हम कम समय में उसको बदल सके या फिर नया खरीद सके, इतना पॉसिबल नहीं। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, औजार होते हैं, तो उनको हम इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं, और भूमि को भी हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, ये स्थिर चीजें हैं, फिक्स है, इनको नहीं बदल सकते। लेकिन जो केवल श्रम की बात हुई है, लेबर की, जैसे कारक को बदला जा सकता है, भाई श्रम की संख्या तो हम घटा बढ़ा सकते हैं, श्रमिक तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। उत्पादन में बढ़ोतरी सीमित होती है, उत्पादन जो होता है उसमें बढ़ोतरी कैसी होती है, सीमित होती है, ज्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना, अल्पकाल में हम ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 3 अवस्थाएं जो हमने देखी थी, ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज, तो ये हम बढ़ती उपज की अवस्था, स्थिर या घटती उपज की अवस्था, देखिए एक हमने उसमें अलग से देखा था बढ़ती हुई अवस्था, एक देखा था हमने घटती हुई उपज की अवस्था, और एक हमने देखा था ऋण की अवस्था, है ना। एक बढ़ती हुई अवस्था आती है, जो 3 अवस्थाएं आती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, एक घटती हुई होती है और एक ऋणात्मक में चली जाती है, एक तो बढ़ती है, ठीक है, उसके बाद वो घटना स्टार्ट होती है, और एक बार ऐसी स्थिति आती है जब वो ऋणात्मक में चली जाती है, माइनस में चली जाती है। उदाहरण के लिए अगर एक खेत में जमीन स्थिर है, समझिएगा इस चीज को, कि मान लीजिए एक खेत है, उसमें जमीन कैसी है, भूमि कैसी, स्थिर है, ठीक है, उसमें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, और हम सिर्फ मजदूरों की संख्या बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं उसमें, सिर्फ श्रमिकों की संख्या, मजदूरों की संख्या बढ़ाते हैं। तो पहले उत्पादन बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम दर से बढ़ेगा और अंत में घटने लगेगा। क्या होता है, मजदूरों की संख्या बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम दर से बढ़ेगा और अंत में वो घटने लगेगा। क्या होगा कि अंत में वो घटने लगेगा, सिर्फ क्योंकि सिर्फ हमने मजदूरों की संख्या बढ़ाई है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास जमीन तो उतनी है, पूंजी तो उतनी है, हमारे पास मशीनें भी उतनी है, ठीक है। तो ये जो 3 अवस्थाएं इसी प्रकार से चलती हैं कि बढ़ती हुई अवस्था, एक घटती हुई अवस्था, और एक जो अंत में एकदम घटने लगती है, ऋणात्मक, ये कम दर से घटती हुई और ये ऋणात्मक में चली जाती है। दीर्घ काल की बात कब करते हैं, कि हमने अभी शॉर्ट रन की बात की, अब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। दीर्घ काल में क्या होता है, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि परिभाषा इसकी हम देखते हैं कि जब सभी उत्पादन के कारक परिवर्तनीय होते हैं। अब देखिए हमने अल्पकाल में क्या देखा कि उत्पादन के कारक परिवर्तनीय नहीं होते, उनको बदला नहीं जा सकता, उनमें चेंज नहीं लाया जा सकता। अब लेकिन ये जो है ये परिवर्तनीय होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उत्पादन फलन को दीर्घकालिक कहा जाता है। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर जिसमें उत्पादन के कारक स्थिर रहते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, अगर बदलते भी हैं तो एक या दो ही कारक बदल सकते हैं, तो वो हमारा हो गया अल्पकालीन। दीर्घकाल में सारे जो कारक है उनको हम बदल सकते हैं, तो वो क्या होता है, दीर्घकाल होता है, ठीक है। सभी उत्पादन के कारक जब परिवर्तनीय होते हैं, जिनको परिवर्तन लाया जा सकता है, बदला जा सकता है, तो वो दीर्घकाल होते हैं, ठीक है। विशेषताएं, सभी संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी की मात्रा को बदला जा सकता है। इसमें देखिए हमने उसमें देखा नहीं बदला जा सकता, पर इसमें भूमि भी बदल सकते हैं, श्रम भी बदल सकते हैं, पूंजी भी बदल सकते हैं, इनकी मात्रा को हम चेंज कर सकते हैं। फर्म उत्पादन की योजना और संयोजन बदल सकती है। फर्म क्या कर सकती है, उत्पादन की योजना बना सकती, बदल सकती है, संयोजन भी वो बदल देगी, उसके पास इतना पर्याप्त टाइम होता है, क्योंकि लॉन्ग रन की बात हो रही है, ठीक है। दीर्घकालिक, यहाँ आय के प्रतिफल की दिशा
है ना, यहाँ आय के प्रतिफल की दिशा रिटर्न्स टू स्केल लागू होती है। यहाँ पे प्रतिफल की दिशा, आय के प्रतिफल की दिशा लागू होती है। ठीक है, अब इस तीन अवस्थाएं जो हमने देखा कि बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ टू स्केल, है ना, स्थिर प्रतिफल जो कांस्टेंट रहता है ना, और फिर घटता जो डिक्रीज होता है। तो हमने यहाँ पे तीन अवस्थाएं यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ प्रतिफल, एक स्थिर है जो फिक्स्ड है, और एक जो है घटता हुआ जब वो ऋणात्मक में जाता है। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाएं दीर्घकालिक में हमने देखी। उदाहरण के लिए अगर एक फैक्ट्री अपने श्रमिक, मशीन और जमीन, हमने अल्पकाल में भी ये देखा था, बढ़ता हुआ, घटता हुआ और ऋणात्मक। ठीक है, दीर्घकाल में भी है कि अगर एक फैक्ट्री अपने श्रमिक, मशीन, जमीन सब कुछ को क्या कर देगा, दोगुना कर देगा। श्रमिक भी बढ़ा दिया, मशीनें भी ज्यादा लगा दी, जमीन को भी और बढ़ा दिया, और जमीन उसने खरीदी, तो दोगुना कर दे तो उत्पादन उससे क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पादन ज्यादा बढ़। भाई मान लीजिए कोई हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें हमने अपने श्रमिक 10 लगाए, जस्ट हमने उसको 20 कर दिया, मशीन की संख्या भी हमने बढ़ा दी, ठीक है, जमीन भी हमने डबल कर दिया, तो फिर उससे क्या होगा कि उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा, ज्यादा उत्पादन होने लगेगा। तो ये दीर्घकाल है। क्या है ये, दीर्घकाल, लॉन्ग रन, लंबे समय की बात हो रही है ना। काल तो आप पढ़े हैं, समय, काल से अर्थ है समय से है। अब देखिए, जैसे हम देखें इसकी तालिका की विशेषता क्या होती है, अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक है, संसाधन, नियम, लचीलापन, योजना की स्वतंत्रता, ये है। अब विषय संसाधन कुछ स्थिर और कुछ परिवर्तनीय होते हैं अल्पकाल में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक या दो कारक जो है वो परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन सारे कारक कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। लेकिन दीर्घकाल में सभी संसाधन परिवर्तनीय होते हैं, हम सबको बदल सकते हैं, है ना, सारे वेरिएबल होते हैं, सबको हम बदल सकते हैं। नियम क्या है इसमें कि परिवर्ती अनुपात का नियम है, इसमें प्रतिफल के स्केल का नियम है। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अल्पकाल में जो नियम होता है वो परिवर्ती होता है, परिवर्ती अनुपात का नियम चलता है, और इसमें प्रतिफल जो हमने देखा ये कि हमें कितना प्रतिफल कैसे मिलता है उसके हिसाब से इसके लिए चलता है। लचीलापन इसमें कम होता है, अल्पकाल में लचीलापन कम होता है क्योंकि सारे कारक जो है वो स्थिर रहते हैं, है ना, बदल नहीं सकते हम उनको। लेकिन दीर्घकाल में अधिक रहता है, दीर्घकाल में जो लचीलापन क्या रहता है, अधिक रहता है। योजना की स्वतंत्रता इसमें सीमित होती है। अल्पकाल में योजना की जो स्वतंत्रता होती है हम नहीं बना सकते इतनी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है, सीमित। लेकिन जो हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो इसमें हम योजना ज्यादा, मतलब हम उसमें चेंज कर सकते हैं और दूसरी योजनाएं बना सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम होता है। तो इसमें अधिक, इसमें कम। लचीलापन भी अल्पकाल में कम होते हैं और दीर्घकाल में अधिक होता है। तो अगर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये जो है विशेषताएं और ये कि अल्पकाल में क्या होता है और दीर्घकाल में, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुल उत्पाद की बात करते हैं, टोटल प्रोडक्ट, औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट और सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट। अब कुल उत्पादन आपको हमने पहले बताया था, कुल उत्पादन क्या आता है, जो टोटल होता है ना, कुल पूरा। अब कुल उत्पादन का जो सूत्र है टीपी, इसको शॉर्ट नेम है ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, टीपी, और मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। सरल शब्दों में अगर हम देखें तो टीपी बराबर आउटपुट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट्स ऑफ इनपुट, टीपी आउटपुट्स प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट्स ऑफ इनपुट। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि सारी चीजें इनपुट, और मतलब हमने किस प्रकार से इनपुट लगाए हैं, किस प्रकार से हमें, उसी प्रकार से हमें आउटपुट भी प्राप्त होगा। जिस प्रकार से हमने संसाधनों को लगाया है उसी प्रकार हमें आउटपुट प्राप्त होगा। किस उत्पादन कारक की दी गई मात्रा से कुल कितना उत्पादन हुआ, है ना, यहाँ पे कुल उत्पाद की बात हो तो कुल कितना उत्पाद हुआ उसे कुल उत्पादन कहते हैं। टोटल जितना उत्पादन होता है, टोटल, है ना, तो टोटल जो जितना होता है उसे कुल उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए एक श्रमिक 10 यूनिट बनाता है, 2 श्रमिक मिलकर 25 यूनिट बनाते हैं और 3 श्रमिक मिलकर 45 यूनिट बनाते हैं, तो श्रमिक टीपी बराबर 102 श्रमिक और टीपी बराबर फिर 253 श्रमिक, टीपी बराबर 45 श्रमिक। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम उत्पादन में अपने इनपुट्स डालते जाते हैं तो उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती जाती है। औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्रत्येक उत्पाद कारक, जैसे श्रमिक से औसतन कितना उत्पादन हो रहा है वह औसत उत्पाद कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक उत्पादन जो कारक है, अब श्रमिक से औसतन कितना उत्पादन हो रहा है वो हमें इसमें पता चलता है कि औसत कितना है, एवरेज इसका कितना उत्पादन है उसका हम एवरेज इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एपी बराबर टीपी, श्रमिकों की संख्या,
ठीक है एल। उदाहरण के लिए अगर 3 मजदूर मिलकर 30 यूनिट बना रहे हैं तो एपी बराबर 30 में हमने क्या कर दिया कि इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 10 यूनिट प्रति मजदूर। ठीक है, अब औसत जो प्रोडक्ट है वो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे है कि एपी बराबर क्या औसत उत्पादन, टीपी कुल उत्पादन है, एल जो है किए गए श्रमिकों या किसी अन्य इनपुट्स की संख्या है। उदाहरण के लिए अगर 4 श्रमिक से कुल 80 यूनिट उत्पादन होता है तो एपी बराबर कितना हो जाएगा 80 और 4 बराबर 20 यूनिट प्रति श्रमिक। ठीक है, औसत जो है हमें एवरेज पता चल जाता है कि कितना उत्पादन हो रहा है, ये हम एवरेज पता करते हैं कि कितना उत्पादन हो रहा है। अब एवरेज निकालना तो आप लोग को आता है, औसत निकालना आता है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी क्लास में है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, ठीक है, कितनी संख्या है और कितने दिन स्कूल लगा, उसमें हम उसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका एवरेज निकल आता है। इस प्रकार से हमको यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, तो प्रत्येक उत्पादन कारक जैसे श्रमिक को हमने लिया कि औसतन कितना उत्पादन हो रहा है, इतने श्रमिक लगाने पर हमें कितना औसत, कितना एवरेज, कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है। हमने इतने मजदूर लगाए तो इतना प्राप्त हो रहा है, हमने इतने मजदूर बढ़ा दिए तो इतना यूनिट उत्पादन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये तो एक एवरेज पता चल जाता है। सीमांत उत्पादन में मार्जिनल जो प्रोडक्ट है एमपी, सीमांत उत्पादन में अतिरिक्त उत्पादन। अब सीमांत उत्पादन में हम क्या करते हैं, एक अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त इकाई लगाने से जो उत्पादन होता है, उत्पादन के किसी इनपुट जैसे श्रमिक की एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने पर, मान लीजिए 4 श्रमिक थे, हमने एक और लगा दिया, 5 कर दिया, तो जबकि अन्य सभी इनपुट स्थिर रहते हैं और सब स्थिर है, लेकिन हम एक इनपुट में हमने चेंज कर दिया। जैसे श्रमिक है तो 4 श्रमिक है तो उसकी जगह हमने एक और बढ़ा दिया 5, एक एक्स्ट्रा लगाने पे कितना उत्पादन हो रहा है, वो चीज है कि भाई पहले 4 श्रमिक लगे थे तो इतना उत्पादन हुआ, अब हमने एक श्रमिक और बढ़ा दिया तो उत्पादन में कितना परिवर्तन आया। आसान शब्दों में अगर हम समझे तो जब एक नया श्रमिक या कोई और इनपुट जोड़ते हैं, मान लीजिए या तो कोई श्रमिक है या कोई और इनपुट से कुछ भी हो सकता है, अगर हम जोड़ रहे हैं तो उससे उत्पादन में जो परिवर्तन आता है, जो अतिरिक्त बढ़ोतरी आती है, एक श्रमिक को लगाने से हमारे उत्पादन में जो बढ़ोतरी आई, जो हमारा उत्पादन बढ़ा, वही होता है सीमांत उत्पादन, है ना, वही होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। अब कैसे कि भाई हमने 4 श्रमिक लगाए तो इतना उत्पादन हो रहा था, 4 यूनिट हो रहा था, हमने एक और श्रमिक जोड़ दिया, एक इसमें और श्रमिक जोड़ दिया तो कितना, एक श्रमिक हमने और जोड़ दिया, 5 हो गए, तो फिर कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, उत्पादन यहाँ पे बढ़ गया। पहले 4 श्रमिक थे, ठीक है, फिर हमें इसमें एक और हमने प्लस कर दिया, एक और प्लस कर दिया श्रमिक। एक श्रमिक इसमें हमने और ऐड कर दिया। और जोड़ने पर उत्पादन कितना हुआ, ठीक है, मतलब हमने मान लीजिए 4 श्रमिक थे, एक हमने और जोड़ा, 5 श्रमिक हो गए, फिर हम इसमें उत्पादन, अब उत्पादन कितना हुआ, एक श्रमिक था, 4 श्रमिक थे, एक को हमने और जोड़ दिया तो कितने हो गए 5, और 5 के श्रमिक होने पर कितना उत्पादन हुआ, हमारे उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई, है ना। तो जो अतिरिक्त बढ़ोतरी होती है एक इकाई को बढ़ाने में, एक श्रमिक को बढ़ाने में जितनी बढ़ोतरी होती है वही होता है सीमांत उत्पादन। ठीक है, अब फॉर्मूला इसका हम जरा देख लेते हैं कि एम, जहां एमपी सीमांत उत्पाद है और टीपी जो है वो कुल उत्पाद है और डेल्टा टीपी जो है कुल उत्पाद है। ठीक है, उसके बाद डेल्टा जो एल है वो श्रमिक या किसी इनपुट की संख्या में परिवर्तन को बता रहा है कि हमने यहाँ पे कौन सा इनपुट्स में परिवर्तन किए हैं, श्रमिक में परिवर्तन किए तो वो इनपुट्स को बता रहा है। तो यहाँ पे एल,
और यहाँ पे टीपी कुल उत्पादन में परिवर्तन कितना आया एक इनपुट्स और जोड़ने पर, है ना। एक इनपुट्स हमने अगर और लगाया अपने उत्पादन में तो उसमें कितना परिवर्तन आया, कितनी यूनिट्स बढ़ोतरी आई, ठीक है। तो यहाँ पे एमपी जो है वो सीमांत उत्पाद है, कुल उत्पाद में परिवर्तन कितना हुआ, टोटल उत्पादन कितना हुआ, श्रमिकों की एक अतिरिक्त इकाई लगाने पे या इनपुट एक और श्रमिक को लगाने पे और इनपुट जोड़ने पर। तो हम इसको एक तालिका के द्वारा समझते हैं, एक टेबल को द्वारा। श्रमिक को जिससे बताया गया वो एल, कुल उत्पाद टीपी, औसत उत्पाद एपी और सीमांत उत्पाद एमपी, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि श्रमिकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाई जा रही है कुल उत्पाद भी हमारा बढ़ता जा रहा है, और औसत एवरेज जो है उसका कितना हो रहा है, जैसे यहाँ पे 10 था तो 10, और यहाँ पे 22 तो 11 आ गया, और 30 था तो यहाँ पे 10, और अब यहाँ पे हम देखेंगे सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद किस तरह बढ़ता है, अभी जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, कुल उत्पाद जो है टोटल, सीमांत उत्पाद जो है मार्जिनल, वो एक अतिरिक्त इकाई लगाने पर कितना उत्पादन हुआ, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि श्रमिक जो हमारे एक थे तो 10, 2 हुए तो 12, और 3 हुए तो यहाँ पे 18, और फिर यहाँ पे किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है सीमांत उत्पादन में, ठीक है। याद रखने का तरीका ये है कि टीपी बराबर कुल एपी औसत और एमपी एक अतिरिक्त इकाई से कितना और मिला, एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कितना हमें और प्राप्त हुआ। कि जिस तरह से मान लीजिए कि हमने सीमांत जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, कुल उत्पादन कितना, फिर उसका एवरेज कितना आया, समथिंग इतना, जैसे यहाँ पे हमने 10 देख लिया, 11। फिर सीमांत उत्पाद में हमने ये देखा कि हमने किस प्रकार से इकाइयों की मात्रा बढ़ाई, किस प्रकार से श्रमिकों की मात्रा बढ़ाई, किस प्रकार से हमने एक और इनपुट लगाया तो उससे कितना उत्पादन हमें मिलता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि उत्पादन जो कारक है उत्पादन के, तो कौन कौन से कारक हैं और किस प्रकार से उन कारकों को हम अपने उत्पादन में लगाते हैं, और किस प्रकार से दीर्घकाल में और अल्पकाल में हम परिवर्तन करते हैं कि हम अल्पकाल में हम कोई भी कारक को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, एक दो या कारक को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में हमारे सभी कारक जो कैसे हैं वो परिवर्तनीय होते हैं, है ना, वेरिएबल्स होते हैं, और किस प्रकार से हम उनको परिवर्तन करके अपने उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ाते हैं। सीमांत उत्पादन में जैसे कि हमने बताया कि हम एक अतिरिक्त इकाई लगा के हम अपने उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया आज उत्पादन के कारक। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि उत्पादन के ये 4 कारक एक देश की समृद्धि, उन्नति और रोजगार के असली रथ के घोड़े हैं, और इनका योगदान हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आज का ये जो टॉपिक है यहीं पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।